वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान। मैं हूं उस्मा और सुबह का वक्त है तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना आप लोगों को लुत्फ़अंदोज़ कराया जाए शायरी से। सुबह सुबह का वक्त और अच्छी शायरी सुनी जाए तो मूड सब लोगों का अच्छा हो जाता है। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इमरान शमशाद नरमी साहब। शायर हैं, बहुत अच्छी शायरी करते हैं, बहुत मज़े की बातचीत करते हैं। इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। वालेकुम। कैसे मिला आपकी खैरियत? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? जी जी, हमेशा हमारा काम ही खैर और खैरियत की खबर पहुंचाना है। जी बिल्कुल। अच्छा, शायरी आप करते हैं कब जी। से? बचपन से शौक हुआ शायरी हाँ, करने बचपन का? से असल में शौक नहीं हुआ, ये हुआ था कि कुदरत ने जब इंसान को तख्लीक करती है तो उसके हिसाब किताब तैयार कर देती है, उसका स्कूल बना देती है, उसका एड्रेस पहुंचा देती है, उस तक पहुंचने वाला पानी बना देती है। तो ये था कि चौथी क्लास के अंदर मेरे घर में एक लाइब्रेरी आ गई बहुत बड़ी, 250-300 किताबें आ गई। अब अच्छा। बंदा हैरान होगा तो वो उस जगह से ना एक चिंगारी फूटी मेरे अंदर से, तो फिर वहाँ से शायरी कर। चौथी क्लास में तो बड़े छोटे होते हैं बच्चे, बिल्कुल छोटे थे, जब मुझे लफ्ज़ भी 8-9 नहीं। साल की उम्र होती है जी जी, चौथी क्लास इतनी। में। और वो हमें शायरी का भी नहीं पता था, बस ये था कि फ्लैट की छत के ऊपर जाते और कुछ लफ्ज़ गुनगुनाते। बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते थे और मेरे मुंह से लफ्ज़ गुनगुनाते हुए निकल रहे होते थे और उनका मतलब भी नहीं मालूम था। अच्छा। लेकिन वो एक कहीं ना कहीं जज्बात से जुड़े हुए होते थे। तो यहाँ से परवरिश होती गई, फिर वो शायरी की तरफ आते गए। फिर 5वीं-6वीं क्लास में हमने पहली नज़्म कही। अच्छा। और फिर ये सिलसिला जारी होता रहा। बिल्कुल, शायरी तो मुझे लगता है एक ऐसी चीज़ है जो कि अल्लाह की तरफ से एक देन है जो जिसको भी देना चाहें, क्योंकि हर इंसान के बस की बात नहीं होती। जैसे आपने कहा कि बचपन से ही अल्फाज खुद आने लगे, जी जी। तो वही है कि आपके दिमाग में शेर खुद आना शुरू हो जाते हैं और इंसान उनको फिर दोहराना शुरू कर देता है। क्योंकि हम जैसे लोग, आम लोग, तो हम क्या शायरी करेंगे, हमारे पास तो अल्फाज भी जो है वो भी कम पड़ जाते हैं, क्योंकि मुझे तो रोज़ बोलना होता है और मेरे पास जो अल्फाज का ख़जाना है वो कम होता जाता है। लेकिन आप लोगों के पास तो एक बाकायदा बहुत ख़जाना है अल्फाज का जिसको कि आप इस्तेमाल असल करते में हैं। वो ख़जाना नहीं है, वो भी तुम बाहर से लेते हैं, लफ्ज़ों से लेते हैं। वो अल्लाह ताला सबको तख्लीकी जौहर देता है, आपको भी, मुझे भी, जो कैमरे के पीछे बैठे हैं उन्हें भी। अब ये है कि उस तख्लीकी जौहर को कोई किस सांचे में ढालता है। शायरी को एक सांचा समझ लें, तख्लीकी जौहर आपका है। अब वो चाहे तो इसका गाना बना ले, चाहे तो इसका खाना पका ले, चाहे तो इस तख्लीकी जौहर से वो कोई कार बना ले, कैमरा बना ले, तख्लीकी जौहर तो देता है। अगर आपने उसकी परवरिश कर दी तो जिस तरफ निकल जाए। शायरी के लिए बस ये है कि आपके दिल में उदास होना चाहिए और थोड़ा सा उदास होना चाहिए तो शायरी हो जाती है। अच्छा, उदास होना ज़रूरी है शायरी के लिए? हाँ, खुशी में भी उदास। उदासी मेरे ख्याल में शायद वो पानी है जो फसल काश करते हैं ना शायरी की, तो कहीं ना कहीं वो तड़पाती है आपको। सिर्फ ये नहीं कि अपनी ज़ात से रिलेटेड, आप जा रहे हैं, किसी बच्ची की आंख में आंसू देख लिया आपने, किसी बूढ़े आदमी की कमर झुकी हुई देख लिया आपने, किसी के साथ नाइंसाफ़ी देख ली, कहीं किसी के साथ इंसान के साथ इंसान का बुरा सलूक देख लिया, वो आपको छेड़ देता है। आप कहीं पर भी जाते हो, वो अंदर अंदर आप उस गुदास में, उस दुख में तड़पते रहते हो आप। और फिर आप बोलते हो कि मुझे यहाँ से निकल जाओ, यानी कि मैं इस दुनिया से निकल जाऊँ। लेकिन उसी तकलीफ़ के अंदर आपके कुछ नए पर निकलते हैं, फिर वो शायद वो ऊपर वाला कुछ नई दुनिया दिखा देता है आपको। अच्छा, शायरी के लिए, शायर बनने के लिए, जितना बड़ा शायर बनने के लिए ज़रूरी है कि दिल इंसान का टूटे, मोहब्बत में नाकामी हो, इश्क में रोए और उसके बाद ही फिर उसके जो कलाम में एक ताकत है वो आती है? नहीं नहीं, असल में ये मफरूज़, हमने बहुत सारे मफरूज़े बना लिए हैं। इंसान ने बहुत सारे मफरूज़े बना लिए कि इससे शायर है तो दिल टूटा हुआ होगा, इससे कहीं ना कहीं इश्क हुआ होगा। असल में हम शायरी को कहते हैं उम्मुल उलूम, बोलते हैं कि उलूम की माँ है शायरी। और दिल टूटने की बात नहीं है, बस ये कि एक होता है आपका ज़ौक़, तबीयत, आपको हुस्न पसंद आ रहा है, आपको रंग पसंद आ रहे हैं और आप जज्बात जो हैं इनको समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप शायर हैं। और दिल टूटने की ज़रूरत, दिल तो हम जगह जगह टूटता है। हाँ, ये होता है कि उसका मकसद ये है कि हमारे यहाँ पर आजकल इश्क का मतलब बहुत रस्मी सा ले लिया है। तब हम बोलते हैं कि शायर का दिल टूटा है तो शायरी करता है, वरना तो हमारे असातिज़ा ने बताया था कि इश्क का मतलब होता है, इश्क का मतलब होता है रूह। तो बस अपनी रूह को पहचानो, यही शायरी के, यही शायरी है। और इश्क किसको नहीं होता, किस इंसान को नहीं होता? वो इंसान ही क्या जिसने ज़िंदगी में मोहब्बत नहीं की, इश्क नहीं किया और उसमें उसने तकलीफ़ नहीं उठाई। क्योंकि जज्बात इंसान के जो हैं वो एक फितरत की एक चीज़ है, इंसान के साथ ही हैं। सो कुछ कलाम तो सुनाइएगा नरमी साहब। जी जी, कुछ कलाम सुनाते हैं आपको। कुछ शेर सुनाते हैं आपको कि
یہ غلط ہے، یہ سال ٹھیک نہیں. ان دنوں جو حالات اتار چڑھاؤ آیا ہے، بڑے لوگ گھبرائیں، تو میں کہتا ہوں کہ گھبراہٹ کے باہر نا ایک نئی دنیا آتی ہے. تو اسی پہ کہ یہ غلط ہے، یہ سال ٹھیک نہیں، ہر گھڑی کا ملال ٹھیک نہیں. اور گرنے والے نے سر اٹھا کے کہا ان ستاروں کی چال ٹھیک نہیں. گرنے والے نے سر اٹھا کے کہا ان ستاروں کی چال ٹھیک نہیں. اور پھول کو دھول کی ضرورت ہے، اس قدر دیکھ بھال ٹھیک نہیں. پھول کو دھول کی ضرورت ہے، اس قدر دیکھ بھال ٹھیک نہیں. زندگی ایک خیال خانہ ہے، آپ کا یہ خیال ٹھیک نہیں. زندگی ایک خیال خانہ ہے، آپ کا یہ خیال ٹھیک نہیں. اور ساتھ ساتھ چلتے رہو مگر خاموش، اس سفر میں سوال ٹھیک نہیں. ساتھ چلتے رہو مگر خاموش، اس سفر میں سوال ٹھیک نہیں. اور آپ کے ناخنوں سے یاد آیا میرے زخموں کا حال ٹھیک نہیں. کیا بات ہے نرمی صاحب، بہت خوب. اچھا یہ بتائیے گا، ابھی کچھ دن پہلے بھی میں نے اپنے پروگرام میں بات کی کہ ہمارے یہاں کتابوں کو پڑھنے کا رواج جو ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے اور آہستہ آہستہ ختم ہی ہوتا جا رہا ہے. اور شاعری تو ایسی چیز ہے جو کتابوں میں ہی لکھی جاتی ہے، آپ کتابوں سے ہی پڑھتے ہیں دیوان کو. تو آپ کیا کہیں گے کہ دنیا چینج ہو رہی ہے، ڈیجیٹلائز ہو رہا ہے، دنیا ہوتی جا رہی ہے، لوگ نیٹ کے اوپر زیادہ سے زیادہ ٹائم گزارتے ہیں، تو شاعری سے بھی دوری آتی جا رہی ہے کیونکہ کتابیں پڑھنے کا ٹرینڈ تو ختم ہی ہو گیا ہے. بالکل جی، وہ بات اب بالکل صحیح کہہ رہی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ مسئلہ یہ بھی کہیں درمیان کا ہے. کتابیں پڑھنے کا رجحان وہ اصل میں یہ اس سے پہلے بھی کوئی چیز ہونی چاہیے کہ ہم پہلے یہ طے کر لیں ہم جس صدی میں رہ رہے ہیں اس صدی کا مزاج کیا ہے، تاکہ ہم اپنے مزاج کو اور زندگی کے مزاج کو سمجھیں. ابھی انسان پہ اتنا برا وقت آیا ہے کہ اس کے اندر کی دنیا کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے، اس کی باہر کی دنیا کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے. وہ اتنی شدید ٹکراؤ میں، اتنے تصادم میں انسان رہتا ہے، چاہے یا نہ چاہے وہ رہتا ہے. تو ایسے حالات میں اب ہر چیز میں عجلت ہے. میں تو اسے عجلت کی صدی کہتا ہوں، لفظوں کی ارزانی کی صدی کہتا ہوں. تو اس عجلت کے اندر ہم کہیں ٹھہر نہیں پا رہے. ہماری ہر چیز ہمیں ایک ممکنہ فائدے کی طرف لے کے جاتی ہے کہ یہ کام کروں گا تو اس سے یہ فائدہ ہے، یہ کام کروں گا تو یہ فائدہ ہے. پھر جب بات آتی ہے کتاب کی تو یہ ہماری فضول خرچی یا ہماری عیاشی میں آ جاتی ہے. ایک وجہ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ آپ کا اپنا خیال ہے یا آپ لوگوں کا خیال بتا رہے ہیں؟ یہ میں اپنا خیال بتا رہا ہوں. ایک وجہ تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ رفتار کی صدی ہے، وہ انسان کو کھائے جا رہی ہے. تو اس میں ہم ہر اس چیز پہ ہاتھ ڈالتے ہیں جس سے ہمیں منافع ہو. انسان اس طرح کا ہو گیا ہے کیونکہ اس کے پیچھے وہ خرچے بھی اتنے سارے بڑھ گئے. دوسری بات یہ ہے کہ اب جیسا میرے بچے ہیں، میں نے ان کے ساتھ کام کیا، میں سب کے لیے بھی بولنا چاہتا ہوں کہ اب آپ کہتے ہیں بچوں کی تربیت ہے نا، آپ تربیت بچوں کی نہیں کیجیے گا، اپنی تربیت کریں. بچوں کے لیے صرف ایک کام کریں، ایک لائبریری بنا دیں گھر پر. ٹھیک ہے، جب کتابوں کا گھر بن جائے گا تو کتابیں اس گھر میں خود ہی آ جائیں گی. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم وہ کتابیں نہیں لے کے آتے. اب جب اس کی عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں، کالج میں آ جاتا ہے، پھر بولتے ہیں بیٹا تم کتاب نہیں اب پڑھو. پڑھو بالکل. کتابیں ہوں گی، سامنے ہوں گی تو پڑھیں گے بھی لوگ. سو نرمی صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں اس وقت. ایک چھوٹے سے بریک لوں گی، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. عمران شمشاد صاحب جہاں پہ موجود ہیں، کچھ اور شاعری ان سے سنیں گے اور مزے مزے کی باتیں کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.